हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामर्थ पांडे। यू कैन सी माय इंफॉर्मेशन इन द स्लाइड। आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट आर्टिकल 19 रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 टू 24 की। तो आर्टिकल 20 से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द कोहेसिव पावर्स ऑफ द स्टेट। देखो, इसमें दो बातें फोकस करने वाली है। दैट पहली कि ये जो प्रोटेक्शन है ये इंडिविजुअल्स के लिए है, मतलब कि नॉट ओनली फॉर सिटीजन। आर्टिकल 19 में जो राइट्स थे वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए थे, बट ये जो प्रोटेक्शन है ये सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स यानी एलियंस के लिए भी अवेलेबल है। ओके, सो कोहेसिव पावर्स ऑफ स्टेट क्या होती है? कोहेसिव पावर एक्चुअली उस पावर को कहते हैं कि स्टेट में किसी भी लीगल सिस्टम में वायलेंस को लीगली यूज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी यानी स्टेट के पास है, और इसी पावर को कहते हैं कोहेसिव पावर ऑफ द स्टेट। तो जब कभी भी स्टेट अपनी इस कोहेसिव पावर का यूज आर्बिट्ररी करता है, अनजस्टिफाइड तरीके से करता है, तो ये जो राइट्स हैं ये हमारा सेफ गार्ड करते हैं। तो इसका जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ये प्रोहिबिट करता है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन या रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। आसान शब्दों में कहें तो स्टेट किसी भी लॉ को अगर बनाता है तो वो उसे बैक डेट में लागू नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोई एक्शन कमिट करते हो, आज के डेट में वो क्रिमिनलाइज नहीं है, बट इन फ्यूचर स्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि कोई लॉ बनाए, उस एक्शन को क्रिमिनलाइज करे और उसको बैक डेट में लागू करके आपको पनिश कर सके। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए स्टेट को अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट किया गया है। ओके, देन स्टेट को प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम डबल जेओपर्डी। डबल जेओपर्डी मतलब कि आपको एक ही एक्शन के लिए, एक ही क्रिमिनल एक्ट के लिए या एक ही इशू के लिए दो बार ट्रायल या दो एक से अधिक बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। हालांकि जो सिविल सर्वेंट्स का पनिशमेंट होती है अंडर देयर डिपार्टमेंट, तो वो डबल जेopardy नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड आर्टिकल इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट स्टेट कांट फोर्स इंडिविजुअल टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता कि वो इन कोई ऐसा एविडेंस दे जो उसको क्रिमिनल प्रूफ कर दे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कन्फेशन अलग बात है। जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। के स्टेट किसी भी पर्सन को, देखो ये भी ऑल पर्सन्स को लिए है, नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स। तो ये इस आर्टिकल में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट कि स्टेट किसी भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी को फिनिश नहीं कर सकता, उसे कर्टेल नहीं कर सकता एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब तक कि कोई भी लॉ उस ऐसा बनाया ना गया हो, बिना किसी लॉ के आप किसी लाइफ को और लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देता है आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये आर्टिकल मोस्ट इंटरप्रेट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता है कि केवल आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ही नहीं, बल्कि आपको डिग्निफाइड लाइफ का भी राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, और ये जो आर्टिकल आर्टिकल 21 बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सब इसके अराउंड इवॉल्व होते हैं। इसके बिना और जितने भी राइट्स हैं वो सब मीनिंगलेस हैं। आर्टिकल 21 को ही रियल टर्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए, रियल टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बाकी राइट्स की सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया है। आर्टिकल 21 एक कंपोजिट राइट है। आर्टिकल 21 बस राइट टू लाइफ अपने आप इतना ही नहीं है, ये बहुत सारे आर्टिकल्स को बर्थ देता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत सारे इम्प्लीकेशन देता है, वैसे राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 21 भी बहुत सारे राइट्स को बर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइवेसी, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर,
क्लीन इन्वायरमेंट, आपको खुली हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेना भी आपका एक राइट टू लाइफ है। स्पीडी एंड फ्री ट्रायल, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ये सब क्या है, इंसान की राइट टू लाइफ के अंतर्गत आते हैं। और ये राइट जो है ये इंडियंस को भी अलाउ है, यानी इंडियन सिटीजन्स को भी अलाउ दिया गया है, और फॉरेनर्स के लिए भी है। ओके, ये जो आर्टिकल 21 है ये एक डिफरेंस पैदा करता है बिटवीन पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्या होता है, वो स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन से चले, वेल डिफाइंड लॉज से चले, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे हर किसी के राइट्स की सेफ्टी की गई हो। और पुलिस स्टेट क्या है, बेसिकली वो स्टेट जो कोहेसिव पावर के दम पे चले, जहाँ पे कोई राइट्स और एक रेगुलेशन की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल पावर की यूज पर स्टेट अपना एक्शन करे, तो वो पुलिस स्टेट होता है। तो आर्टिकल 21 जो है वो डिफरेंस बनाता है पुलिस स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में। अब अगर कभी किसी के ऊपर किसी की लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, और कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करती है, और उसके जुडिशियल रिव्यू के दो प्रोसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल एक प्रोसेस बताया गया, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में 1978 में एक और प्रोसेस जो कि अमेरिका का प्रोसेस है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। और इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सोर्स्ड फ्रॉम यूके, बट सुप्रीम कोर्ट ने अंडर इट्स इंटरप्रिटेशन इन मेनका गांधी केस 1978 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि अमेरिका का कॉन्सेप्ट है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया। तो दोनों में अंतर क्या है, फॉर एग्जांपल कभी किसी की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल किया गया, तो उसकी उस सरकार के इस एक्शन को, स्टेट के इस एक्शन को रिव्यू किया जाता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, तो उसके लिए प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि यूके का कॉन्सेप्ट है उसमें देखें, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब एक्शन लिया गया तो क्या उस समय कोई लॉ था उससे रिलेटेड। देन जो लॉ मेकर बॉडी थी, यानी उस लॉ को जिसने बनाया था, वो लॉ मेकर बॉडी कॉम्पिटेंट थी, ऑथोराइज्ड थी, क्या वो उस को बनाने के लिए उसके पास पावर्स थी। देन थर्ड ये देखा जाता है कि क्या उस कॉम्पिटेंट बॉडी ने सही प्रोसीजर को फॉलो किया था लॉ बनाने में, यानी कि एग्जीक्यूटिव अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल करता है किसी, तो उसको तीन बातों पे उसका रिव्यू किया जाता है। पहला, कि उस समय क्या लॉ था कोई, यानी किसी लॉ के तहत उसकी लिबर्टी और लाइफ को कर्टेल किया गया। सेकेंड, क्या जो लॉ बना था वो कॉम्पिटेंट बॉडी के द्वारा बनाया गया था, ऑथोराइज्ड बॉडी के द्वारा बनाया गया था। एंड थर्ड इज, क्या लॉ बनाते वक्त सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे। बस इतना देखा जाता है, उसके पीछे ये नहीं देखा जाता कि इंटेंशन क्या थे, फेयर था कि नहीं था, जस्टिफाइड क्या था, ये नहीं देखा जा सकता, सिर्फ ये तीन पॉइंट्स देखे जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ मेनका गांधी 1978 में कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, नेचुरल जस्टिस क्या है मैं भी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो एक तरीके का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जब नेचुरल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट तब यूज करता है जब आर्टिकल 21 का वायलेशन हो। इसमें चार क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरिया तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाले भी हैं, और एक चौथा ऐड किया जा सकता है। तो पहला, क्या लॉ उस समय एक्शन के समय कोई लॉ था कि नहीं था, लॉ बनाने वाली बॉडी कॉम्पिटेंट थी कि नहीं थी, क्या लॉ बनाते समय सभी प्रोसीजर फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ जब बनाया गया तो क्या जस्टिफाइड था, क्या इंटेंशन सही थे, क्या कोई करप्ट थॉट तो नहीं था लॉ मेकर्स के माइंड में, यानी कि उसकी मोरालिटी देखी जाती है, उसकी फेयरनेस देखी जा सकती है, उसका जस्टिफिकेशन देखा जा सकता है। ऐसा क्यों है, एक्चुअली यूके और यूएसए में ये डिमार्केशन है, क्यों, क्योंकि यूके की जो हिस्ट्री है उनको अपने लेजिस्लेटर्स पे हमेशा बिलीव रहा है, उनका ये मानना है कि जो लेजिस्लेटर होते हैं वो गलत हो ही नहीं सकते, वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो पीपल को हमेशा क्या करते हैं, एक तरीके से उनके वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं, तो कभी भी जो लेजिस्लेटर है वो गलत लॉ फ्रेम नहीं करेंगे। बट जो अमेरिकन थे उनकी हिस्ट्री, बिकॉज
वो गाइडेड होते थे अमेरिका, इंग्लैंड की तरफ से, तो उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग द लेजिस्लेटर्स वो थोड़े से बेटर हैं, तो वो उन पे उतना बिलीव नहीं करते। वही हमारे यहाँ भी है कि जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे तो लेजिस्लेटर के जो इंटेंशंस थे हम उन पे उतना बिलीव नहीं करते थे। हमारे एक्सपीरियंसेस जो है बेटर हैं, तो हम उन पे भी डाउट करते हैं। तो ये दो अप्रोचेस थी टू रिव्यू एनी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो आप इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अंडर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सल बताया है कि ये हर जगह अप्लाई होता है, और इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर भी का पार्ट भी कह सकते हैं। इसके तीन प्रिंसिपल हैं। पहला, दैट कि कोई भी पर्सन बिना ट्रायल के, बिना उसको सुने उसको पनिश नहीं किया जा सकता, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता है। और तीसरा, एक्शन लेते वक्त जो अथॉरिटी हो वो बायस फ्री होनी चाहिए और उसका डिसीजन बोनाफाइड होना चाहिए, करेक्ट विल से लिया गया होना चाहिए। ठीक है। नेचुरल जस्टिस का पर्पस क्या है? ये बेसिकली जो अथॉरिटी होते हैं उसके डिसीजन को रीजन सपोर्ट देती है, उसके पीछे क्या रैशनल माइंड है ये चेक करती है, और अथॉरिटी को आर्बिट्ररी होने से रोकती है। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 21 क्लॉज ए ये ऐड किया था 86 अमेंडमेंट एंड 2002 के तहत। ये बेसिकली डिग्निफाइड लाइफ के लिए ऐड किया गया था, तो ये चिल्ड्रंस के लिए है बेसिकली। तो दिस इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो जो फ्री एजुकेशन है ये चाइल्ड का फंडामेंटल राइट है, और इसे स्टेट को देना ही पड़ेगा, और इसको स्टेट के ऊपर एनफोर्स किया जाता है। ठीक है। और जो कंपलसरी एजुकेशन है ये चाइल्ड के पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके अभिभावकों का उत्तरदायित्व है। सो इसको इसी सेम अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया ऑफ पेरेंट्स। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 51A सब क्लॉज के। और ये बनाया गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन के लिए प्रेजेंट करें, उनको स्कूल भेजें। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 22, ये बेसिकली अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है। और ये भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, के लिए है, यानी सिटीजन्स के लिए भी है और पर्सन और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उसको कुछ राइट्स हैं। पहला राइट है कि आपने उसको रीज़न बताना है अरेस्ट का, यानी कि हर इंसान को ये अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि उसे किस कारण से अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। नेक्स्ट इज उसके पास अधिकार है कि वो अपनी चॉइस का अटॉर्नी कंसल्ट कर सके, अपनी चॉइस का वकील अपने साथ रख सके। ठीक है। जो अरेस्ट है वो इलीगली नहीं हो सकता, उसे आपको ऑफिशियल डायरी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और किसी को आप सिर्फ शक के बिना पर क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास वेल रीज़न भी होने चाहिए। ठीक है। जो इंडिविजुअल जिसको आपने अरेस्ट किया है उसे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने सिर्फ 24 घंटे के अंदर में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, हालांकि इसमें से जर्नी टाइम एक्सक्लूड करके। फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे स्टेट से किसी क्रिमिनल को लेके आ रहे हो तो जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। और ऑथोराइज्ड ड्यूरेशन, यानी जितने दिन की आपको कस्टडी मिली है, जितने टाइम की कस्टडी मिली है उसके बियॉन्ड आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। अच्छा, जो ये राइट्स हैं ये एनिमीज एलियंस यानी जो दुश्मन देश के लोग हैं या उनके लिए ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, और उन लोगों के लिए भी ये राइट्स नहीं है जो कि प्रिवेंटिव एक्ट के तहत डिटेन किए गए हैं, फॉर एग्जांपल एनएसए। सो आर्टिकल 23 अगला आर्टिकल है, इसका जो क्लॉज 1 है ये फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है।
फॉर एग्जांपल बेगारी, यानी कि आपको आप काम करना नहीं चाहते तब भी आपसे काम भी करवाया जा रहा है और आपको उसके पेमेंट या वेजेस भी नहीं दी जाए, तो ये होती है फोर्स्ड लेबर। तो इसको लिए स्टेट प्रोहिबिट करता है ये काम। बट आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 2 है ये इसके ऊपर एक लिमिटेशन है। ये कहता है कि स्टेट किसी इंडिविजुअल को कंपेल कर सकता है, बाध्य कर सकता है कि वो सर्विस दे, अपनी सर्विसेज दे बिना पेमेंट के साथ में या बिना पेमेंट के भी, प्रोवाइडेड इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उसके पीछे पब्लिक इंटरेस्ट का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 कहता है कि आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते, बट आप स्टेट के पास ये पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट के जस्टिफिकेशन के साथ में वो आपसे फोर्स्ड लेबर करवा सकते हैं। Then next article is, and last is Article 24. It prohibits the employment of children below age in hazardous employment. ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को hazardous situations में employment नहीं कराया जा सकता। ये तो फंडामेंटल राइट है, इसके बाद भी अगर लॉ स्टेट चाहे तो इस पे और लॉज बना सकता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम, वो फिनिश होता है। हम आगे भी बात करेंगे अलग अगले आर्टिकल्स की, अगले राइट्स की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।